अदानी ग्रुप को लेकर क्या है नया अपडेट? गो फर्स्ट के 3 लेसर्स की अर्जी पर एनसीएलटी कब सुनाएगा फैसला? पीवीआर आइनॉक्स ने क्यों छुआ 52 हफ्ते का निचला स्तर? जोखिम कम करने के लिए सरकारी बैंकों ने क्या कदम उठाया? वेसुवेस इंडिया के शेयर में क्यों लगा 20% का ऊपरी सर्किट? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की ही। पहली खबर, अदानी ग्रुप के शेयर मंगलवार को 3 खबरों के चलते फोकस में रहे। पहला ये कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन की 50 से 70 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है, जिसमें क्यूआईपी के साथ साथ दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। सोमवार के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अदानी ग्रीन के बोर्ड की बैठक 24 मई को होनी है, जिसमें क्यूआईपी के जरिए पैसा जुटाने पर बोर्ड विचार करेगा। दूसरी खबर यह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में उस दावे को गलत बताया है जिसमें एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि सेबी 2016 से अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने 2016 में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट यानी जीडीआर से जुड़े 51 मामलों की जांच की थी और उनमें कोई भी मामला अदानी ग्रुप की कंपनियों से नहीं जुड़ा था। तीसरी खबर यह है कि सेबी के इस बयान के बाद सरकार के खिलाफ फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने अपना ताजा बयान ये दिया है कि वह जुलाई 2021 में संसद को दिए गए अपने बयान पर कायम है। वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2021 में संसद को बताया था कि सेबी अदानी ग्रुप से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। दूसरी खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी खबरें आई हैं। पहला ये कि जेट एयरवेज और उसके बाद अब गो एयर के से जुड़ी घटना के चलते बैंक एयरलाइन सेक्टर से जुड़ी कंपनी को लोन यानी कर्ज देने में और सतर्क हो गए हैं। लोन देने के लिए बैंक इस सेक्टर की कंपनियों से ज्यादा कोलेटरल की मांग कर रहे हैं और प्रोमोटर से अतिरिक्त पर्सनल होल्डिंग्स गिरवी रखने के लिए कह रहे हैं। टाटा सुमो की ओर से एयर इंडिया की खरीद और इंडिगो के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन से सेक्टर की क्रेडिट वर्दीनेस में सुधार हो रहा था, पर गो फर्स्ट के दिवालिया होने के बाद ये निगेटिव हो गई है। दूसरी खबर यह है कि गो फर्स्ट के लेसर्स यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियों की अर्जी पर एनसीएलटी 22 मई को अपना फैसला सुनाएगा। गो फर्स्ट के 3 लेसर्स ने एनसीएलटी के गो फर्स्ट की दिवालिया होने की अर्जी को मंजूर करने के फैसले को एनसीएलटी में चुनौती दी थी। तीसरी खबर यह है कि गो फर्स्ट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको रतन टाटा की ओर से समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। तीसरी खबर, केंद्र सरकार की ओर से वेदांता फॉक्सकॉन की जेवी कंपनी वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड यानी वीएफएसएल को चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जल्द मंजूरी मिल सकती है। ये प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जाएगा, जिस पर वीएफएसएल 66,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। केंद्र सरकार के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक वीएफएसएल को मंजूरी लेने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिसके बाद बहुत जल्द ये मंजूरियां आ सकती हैं। वीएफएसएल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए 2 कंपनियों यूएस की ग्लोबल फाउंड्रीज और यूरोप की चिप कंपनी एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या एसटी माइक्रो के साथ शुरुआती करार कर लिए हैं, जिसकी जानकारी आईटी मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है। इन अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने वीएफएसएल से इन दोनों में से किसी एक पार्टनर कंपनी के साथ बाइंडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट यानी बाध्यकारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करार जमा करने के लिए कहा है। चौथी खबर, ग्लोबल कोला कंपनी कोका कोला ने हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस यानी एचसीसीबी नाम के अपने खुद के बॉटलिंग कारोबार को बेचने की प्रक्रिया और तेज कर दी है। पर इस प्रक्रिया के दौरान पिछले 4-5 महीनों में कंपनी के दर्जन भर सीनियर अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन 12 में से 11 अधिकारी या तो सीईओ जुआन पैब्लो रॉड्रिग्स को रिपोर्ट कर रहे थे या फिर वाइस प्रेसिडेंट्स यानी वीपी के लेवल पर थे। आपको बता दें कि एचसीसीबी के भारत में फिलहाल 16 प्लांट्स हैं। इसके अलावा कोका कोला के पेय पदार्थों की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कई फ्रेंचाइज बॉटलिंग पार्टनर्स हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉफलर के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में एचसीसीबी का मुनाफा 71.6 करोड़ रुपए की तुलना में 375.4 करोड़ रुपए पर रहा था। इस दौरान कंपनी की स्टैंडअलोन आय साल दर साल 30.6% बढ़कर 9,148 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिली थी। पांचवी खबर, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के जापानी प्रमोटर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन यानी एसएमसी को अपनी भारतीय सहयोगी की ग्रोथ को लेकर काफी भरोसा है, वो भी ग्लोबल स्तर पर जारी अनिश्चितताओं के बावजूद। दरअसल इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहला, पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023 में भारत एसएमसी के लिए सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला मार्केट था और दूसरा, तेजी से बढ़ रहे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी के कई सारे लॉन्चेस होने वाले हैं। एसएमसी ने वित्त वर्ष 2024 में अपनी ग्लोबल बिक्री को 6.2% बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है और उसका अनुमान है कि भारतीय सहयोगी कंपनी मारुति सुजुकी अपने कॉम्पिटिशन को आउट परफॉर्म करेगी। वित्त वर्ष 2023 में एसएमसी की भारत में पैसेंजर कार बिक्री 20.5% बढ़ी थी, जो कि जापान की 11.7% की तुलना में अधिक थी। इससे
मारुति सुजुकी का एसएमसी की ग्लोबल बिक्री में हिस्सा 50.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 के अंत तक 54.8% पर पहुंच गया है। नए मॉडल्स के लॉन्च से मारुति सुजुकी का एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है और 2030 के अंत तक मारुति सुजुकी की उत्पादन क्षमता 2 गुना बढ़ाकर करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। छठी खबर, रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम को कम करने के लिए सरकारी बैंकों की इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स यानी ब्याज दरों से जुड़े वायदा बाजार के सौदों में हिस्सेदारी कई गुना बढ़ गई है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी CCIL ने 2015 में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से जुड़ा प्लेटफॉर्म स्थापित किया था और इसके बाद बैंकों ने वायदा बाजार में बड़ी पोजीशन खड़ी करना शुरू किया जिससे रिस्क को कम किया जा सके। फरवरी 2015 में 0.2% की तुलना में माइबोर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स यानी IRS में होने वाले कुल ट्रेड्स में सरकारी बैंकों का हिस्सा बढ़कर 7.6% पर पहुंच गया है। मार्च 2023 की बात करें तो पिछले 8 साल में सरकारी बैंकों की ओर से इन सौदों की वैल्यू में 100 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फरवरी 2015 में 875 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2023 तक IRS सौदों की वैल्यू बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। CCIL के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अलावा बैंकिंग रेगुलेटर RBI की ओर से बैंकों को डेरिवेटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल के लिए कहे जाने से भी बैंकों की ट्रेडिंग पोजीशन बढ़ी है। सातवीं खबर, टूथपेस्ट और टूथब्रश की बिक्री में दबाव के मद्देनजर FMCG क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कोलगेट की अपने कारोबार को ओरल केयर से आगे फैलाने का इरादा है। ओरल केयर के अलावा कंपनी की पर्सनल केयर सेगमेंट पर फोकस करने की योजना है और इस योजना के तहत पामोलिव ब्रांड पर फोकस बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कोलगेट की खासकर बॉडी वॉश और हैंड वॉश के जरिए बॉडी केयर सेगमेंट पर फोकस 2 गुना बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा फिलहाल कंपनी 172 से 472 रुपए की रेंज में बॉडी वॉश बेचती है। कंपनी के मुताबिक ये एक छोटी कैटेगरी है और इसमें पेनिट्रेशन भी काफी कम है, यानी कि ग्रोथ की काफी ज्यादा संभावना है। कारोबार को बढ़ाने के लिए कंपनी ब्रांड को बेहतर बनाने पर काम करेगी, नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार करेगी और पामोलिव ब्रांड को लोगों तक पहुंच बढ़ाने पर फोकस भी करेगी। आठवीं खबर, धूम्रपान करने वालों का खर्च बढ़ गया है क्योंकि तंबाकू कंपनियों ने सिगरेट की कीमतें बढ़ा दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तंबाकू कंपनी ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स ने दाम बढ़ाए हैं। कीमतों में 3% से लेकर 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। देश के सिगरेट बाजार में इन दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है और इन दोनों की तरफ से सिगरेट के दाम में बढ़ोतरी के बाद इस सेक्टर की दूसरी कंपनियां भी सिगरेट की कीमतों को बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। पहली खबर, देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन PVR आइनॉक्स ने मंगलवार 16 मई को 1403.40 रुपए का 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ। दरअसल PVR और आइनॉक्स के मर्जर के बाद बनी नई कंपनी PVR आइनॉक्स ने पहली बार अपने नतीजे घोषित किए हैं और नतीजे काफी निराशाजनक रहे हैं क्योंकि नई कंपनी की आय तो 2 गुना से ज्यादा हो गई पर साथ ही साथ घाटा भी 3 गुना बढ़ गया है। चौथी तिमाही में PVR आइनॉक्स का घाटा 95.6 करोड़ रुपए से 3 गुना बढ़कर 285.7 करोड़ रुपए पर रहा। हालांकि कंपनी की आय 553 करोड़ रुपए के आसपास से 111% यानी 2.1 गुना बढ़कर 1165 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई और कंपनी कामकाजी घाटे से कामकाजी मुनाफे में लौट आई है। पिछले साल की समान अवधि में 17.8 करोड़ रुपए के कामकाजी घाटे के मुकाबले कंपनी को इस बार 27 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा हुआ है। खराब नतीजों के विपरीत मैनेजमेंट की कमेंट्री से PVR आइनॉक्स के निवेशकों को जरूर थोड़ी सी राहत मिली है। मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2024 में 150 से 175 नई स्क्रीन जोड़ने की घोषणा की है, यानी कि कंपनी की ओर से क्षमता विस्तार का काम अभी भी जारी रहेगा। साथ ही अगले 6 महीने में 50 सिनेमा स्क्रीन को बंद करने की भी बात की गई है। ये वो स्क्रीन्स हैं जो घाटे में हैं या मॉल्स में हैं जो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर चुके हैं और इनके रिवाइवल की कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा NCDs के जरिए 100 करोड़ रुपए जुटाने को भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। शायद इसीलिए कारोबार की समाप्ति पर शेयर दिन के निचले स्तर से रिकवरी लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, चौथी तिमाही के नतीजों के बाद वेसुवियस इंडिया के शेयर ने मंगलवार 16 मई को 20% का ऊपरी सर्किट हिट किया। ट्रेडिंग की शुरुआत के 1 घंटे के अंदर ही शेयर ने 2268.80 का नया स्तर छुआ था जो कि 52 हफ्ते की नई ऊंचाई भी है। दरअसल कंपनी के नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 310 करोड़ रुपए से 17.7% बढ़कर 365 करोड़ रुपए पर रही। इस दौरान मुनाफा 23.6 करोड़ रुपए से करीब 84% बढ़ा है और ये 43.4 करोड़ रुपए पर रहा क्योंकि तिमाही के दौरान कंपनी के कामकाजी मार्जिन में 4% का सुधार देखने को मिला। कामकाजी मार्जिन 10.24% से बढ़कर 14.4% पर रहे हैं। ये कंपनी स्टील इंडस्ट्री और अन्य प्रोसेस इंडस्ट्रीज को ब्लास्ट फर्नेस जैसे लाइनिंग वेसल्स में इस्तेमाल होने वाले हाई परफॉर्मेंस रिफ्रैक्टरी मटेरियल की सप्लाई करती है जो हाई टेम्परेचर्स या करोसिव अटैक को झेल सकते हैं। भारत की रिफ्रैक्टरीज इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का करीब 11% के आसपास का मार्केट शेयर है।
तीसरी खबर, एसएल समूह की कंपनी डिश टीवी के शेयर ने मंगलवार को 4.5% तक का गोता लगाया और वजह है डिश टीवी के माइनॉरिटी शेयरधारकों ने कंपनी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम बुलाने के लिए मांग की है। कंपनी ने सोमवार शाम को स्टॉक एक्सचेंजों को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि वो इन शेयरधारकों की रिक्वेस्ट का आकलन करनी है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कंपनी में 10.15% हिस्सा है और इस प्रस्तावित ईजीएम को बोर्ड के पुनर्गठन के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें कंपनी के 2 लॉन्ग टर्म डायरेक्टर्स शंकर अग्रवाल और रश्मि अग्रवाल को हटाना शामिल है। यही नहीं, इन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने 3 नए डायरेक्टर्स को भी बोर्ड के अंदर शामिल करने यानी उनको नियुक्त करने के लिए कहा है। दरअसल 24% हिस्से वाले डिश टीवी के सबसे बड़े शेयरधारक येस बैंक और 4% हिस्से वाले पूर्व चेयरमैन जवाहरलाल गोयल के नेतृत्व वाली प्रमोटर फैमिली के बीच बोर्ड सीटों को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इससे पहले शेयरधारकों ने मार्च में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बोर्ड पर नियुक्ति को रद्द कर दिया था, जो दिसंबर 2022 में बोर्ड में शामिल हुए थे। इसके अलावा दिसंबर 2022 में भी शेयरधारकों ने कंपनी की ईजीएम के दौरान वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 के कंसोलिडेटेड नतीजों पर विचार करने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था। चौथी खबर, पावर टी&डी स्ट्रक्चर्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी दुनिया की दिग्गज कंपनियों में से एक स्किपर लिमिटेड इंडिया के शेयर में मंगलवार 16 मई को 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला और शेयर की क्लोजिंग भी करीब 8% की बढ़त के साथ देखने को मिली। शेयर ने दिन के दौरान 136 रुपये 45 पैसे का इंटरडे हाई छुआ। दरअसल चौथी तिमाही में कंपनी की आय रिकॉर्ड स्तर पर रही है। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 18.9% बढ़कर 657.4 करोड़ रुपए पर रही। दरअसल कंपनी का एक्सपोर्ट आय में साल दर साल 80% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आय को सहारा मिला है। कामकाजी मुनाफा 660 करोड़ रुपए से 9.2% बढ़कर 605 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला, पर मार्जिन 11% से घटकर 10% के आसपास रहे हैं और मुनाफा 246 करोड़ रुपए से 3.4% घटकर 237 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसके अलावा चौथी तिमाही में 410 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सेगमेंट में 2023 में अब तक 4137 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर हैं। साथ ही पॉलीमर सेगमेंट की आय तिमाही दर तिमाही और सालाना आधार पर भी अब तक के उच्चतम स्तर पर रिपोर्ट की गई है। पांचवी खबर, पीवीसी पाइप्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर में सोमवार को 9% तक का बड़ा उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग करीब 6% के आसपास की बढ़त के साथ देखने को मिली। इंटरडे में शेयर ने 1739 रुपये 65 पैसे का हाई लेवल भी छुआ था। सोमवार शाम को कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे, जिसमें मुनाफा साल दर साल 45.5% बढ़ा है। कंपनी का मुनाफा 141.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 206 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। इस दौरान कंपनी की आय 1391 करोड़ रुपए से 8.3% बढ़कर 1506 करोड़ रुपए पर रही। चौथी तिमाही में एबिडा यानी कामकाजी मुनाफा 217 करोड़ रुपए से 42.5% बढ़कर 309 करोड़ रुपए पर रहा। इस तरह कारोबारी मार्जिन 15.6% से बढ़कर 20.5% पर पहुंच गए हैं, यानी कि मार्जिन में लगभग 5% का सुधार देखने को मिला है। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि बुधवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले 16 मई यानी मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद कुछ कंपनियों के नतीजे आए हैं, जिसमें जेएसपीएल यानी जिंदल स्टील एंड पावर शामिल है। एयरटेल के नतीजे भी घोषित हुए हैं। इस पर 17 मई को बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। 16 मई को ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूएस के अप्रैल के रिटेल बिक्री के आंकड़ों के साथ साथ इंडस्ट्रियल उत्पादन यानी आईआईपी के आंकड़े भी जारी होंगे, तो उसका भी इंपैक्ट यूएस के मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। यूरोप में भी कुछ आंकड़े आएंगे, जिसमें Q1 का जीडीपी आंकड़ा है जो रिलीज हो चुका है, उसका जो इंपैक्ट है यूरोपियन मार्केट्स और उसके साथ साथ इंडियन मार्केट्स पर देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। 17 मई के लिहाज से देखें तो जुबिलेंट फूडवर्क्स, आरईसी और वर्लपूल ये कुछ बड़ी कंपनियां जिनके नतीजे जारी होंगे। हालांकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं निफ्टी में जिसके कल नतीजे आते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ स्टरलाइट टेक के भी नतीजे जारी होंगे और नतीजों के साथ साथ बोर्ड पूंजी जुटाने के ऊपर भी विचार करेगा। इसके अलावा सिम्फनी के बायबैक का आखिरी दिन है, जो 2000 रुपये प्रति शेयर पर लॉन्च किया गया था। 3 मई को यह बायबैक खुला था और उसका 17 मई को आखिरी दिन है। साथ ही साथ केन्स टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा क्योंकि 6 महीने का जो प्री आईपीओ लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। कोई सप्लाई प्रेशर आता है नहीं आता है, स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके ऊपर खासतौर पर बाजार की नजर रहेगी। और इसके साथ साथ क्योंकि बुधवार का दिन है तो 10:30 बजे कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी कि क्या फैसले निकल के सामने आते हैं। ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो 17 मई की शाम को यूरोप के अप्रैल सीपीआई के आंकड़े जारी होते हुए दिखेंगे। यूएस में आंकड़े आएंगे, उसमें हाउसिंग के जो आंकड़े आएंगे उस पर खासतौर पर बाजार फोकस करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को यही समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत का पूरा दिन भर का हाल पता चल गया होगा और मार्केट्स में किन स्टॉक्स ने दमदार एक्शन दिखाया है उसकी भी जानकारी मिल गई होगी।
तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।